नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब देखिए, आज जो हम लोगों ने रखा है, मैं टेस्ट नंबर 812 का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, इसको आप ठीक से समझना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग की बात हो रही है। ठीक है, महाभियोग का मतलब है संविधान का उल्लंघन, यानी कि संविधान में लिखी बातों को ना मानना। ठीक, किस किस पर लगता है भारत में? भारत में ये महाभियोग, जो महाभियोग है, राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लगता है। ठीक है, तो इसका पहले देख लो इन दोनों में से कोई है क्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति मौजूद है, टिक कर दो। फिर थोड़ा देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की बात करें, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि बात करूं लोकसभा, तो लोकसभा में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर राज्यसभा, तो राज्यसभा में स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे कि आपने लोकसभा में स्टार्ट किया, तो 25%, यानी कि 1/4 पार्ट लोकसभा का, यानी कि 1/4 जो पीपुल बैठी है, मेंबर्स बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं लोकसभा में, वो सभी साइन करके, हस्ताक्षर करके आरोप नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक है, साइन कितने लोग? 1/4 पार्ट। ठीक है ना, यानी कि 25% जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो साइन करके नहीं, आरोप नोटिस भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वो नोटिस 14 दिनों तक रखा रहता है विचार के लिए। ठीक है, उसके बाद में दोबारा उस पर मतदान कराया जाता है, और यदि लोकसभा के, यानी कि लोकसभा में पारित हो रही है, 2/3 सांसद पारित कर दें, तब राष्ट्रपति तब राष्ट्रपति पद छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक, किस पर लगता है महाभियोग? भारत के राष्ट्रपति और जजेस पर। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उन पर लगाया जाता है। किससे ली गई थी ये प्रक्रिया? अगर महाभियोग की बात करें तो अमेरिका से ली गई थी। कहां से ली गई थी? भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई थी। किस तरीके से लगता है? इसे किसी भी सदन में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में। अगर जैसे कि आप लोकसभा में स्टार्ट कर रहे हो, तो लोकसभा मेंबर्स जो हैं, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, 550 सीट्स हैं, उनका 25% लोग आरोप नोटिस पर साइन करके राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति उस नोटिस को 14 दिनों तक अपने पास रखता है विचार के लिए। उसके बाद उस पर दोबारा वोटिंग कराई जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और वहां के 2/3 सांसद अगर उसे पारित कर दें, तो राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देगा, यानी कि राष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया महाभियोग। किसी भी सदन में स्टार्ट करो, 2/3 सांसदों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, आप ठीक से समझ गए। नेक्स्ट देखो, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ? यानी कि ओरिजिन कहां पर है आपका जो मोहिनी अट्टम डांस है? ठीक है, तो कहां पर है? केरला में मौजूद है। ठीक, ये हो गया। अब मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है, में से एक है। ठीक है, गुरु की बात करें, जो फेमस गुरु है, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा कुट्टी, सुनंदा नायर, ये लोग काफी फेमस हैं। ठीक है,
मोनियट्टम के लिए क्या होता है मोनियट्टम? जब समुद्र मंथन हुआ था उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। उस अमृत कलश को लेकर के अमृत कौन पिएगा? दानव और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, यानी कि एक स्त्री का रूप लिया, और अमृत कलशों को राक्षसों यानी कि दानवों से बचाया एवं देवताओं को पिलाया। ठीक है, इसमें इस नृत्य में उसी मोहिनी रूप का विवरण है, यानी कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को, यानी कि विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को ये समर्पित है नृत्य। ठीक है, नृत्य समर्पित है। और अगर केरल की बात करें तो और कौन सा नृत्य है? कथकली। ठीक है ना, कंचन क्रूप, डॉक्टर रेले, जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये रहा मोहिनीअट्टम का मतलब। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। इसके फेमस डांसर्स कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर। चलिए नेक्स्ट। किस रक्त समूह को सर्वग्राही, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि जो सबसे रक्त ले सकता है वो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ए एवं बी दोनों एंटीजेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दोनों एंटीजेंस मिलते हैं। ठीक। ओ प्लस की बात करें तो सर्वदाता, ठीक है ना, काफी कॉमन समूह है, सर्वदाता है। ओ माइनस की बात करें रेयर है, केवल 9% लोगों में एयर ओ माइनस पाया जाता है। ठीक है, ये भी सर्वदाता है। ये पॉजिटिव की बात करें तो ए एंटीजन वाला। ठीक, तो ये भी की बात थी सर्वग्राही। ओ की बात करें सर्वदाता, यानी कि सबको दे सकता है। ठीक है, ए भी क्या है? सर्वग्राही, सबसे ग्रहण कर सकता है। ये रहा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? अगर रक्त समूह की बात की जाए कि किसने डिस्कवर किया तो कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर 1940 में इसको डिस्कवर किया था। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। नेट नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी को शो करने वाला फॉर्मूला आपको बताना, तो क्या होगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उन प्रोडक्ट्स पे जितना घाटा था उसको माइनस करके। ठीक है ना, यही आपका एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन सा नहीं है, आपको इसमें से फाइंड करना है। ग्रेफाइट है, तांबा है, चांदी है, ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल, यानी कि आध्यात्मिक गुण रखता है। क्या रखता है? आध्यात्मिक गुण रखता है। ठीक, तो ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल, यानी कि वो बिजली यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। तो फिर विद्युत का अच्छे सुचालक कौन है? तो ये लिख लेना, विद्युत सुचालकता सबसे बेस्ट है चांदी, फिर है तांबा, लोहा, ये सारी चीज। ठीक है, ऊष्मा की सुचालकता की बात करते हैं। ऊष्मा सुचालकता की बात करते हैं, यानी कि हीट कंडक्टिविटी। ठीक, तो वो क्या बताओगे आप? ग्रेफाइट, सॉरी चांदी, तांबा, ग्रेफाइट। ठीक है, सोना, इनके बारे में बता सकते हो। तो दोनों के मैंने लिख दिए, हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी दोनों में लिख दिया है। ब्रोमीन वगैरह ये क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? यानी कि जो मेटलिक प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, यानी कि अधात्व। तो ये कौन कौन सी है आपका? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर्स है। ठीक है, अच्छे कुचालक नहीं, सॉरी अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, इसलिए इनके नेम्स है।
अब देखो नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के स्फीयर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन बता दूं आपको, बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर है। ठीक, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर कौन सी है? एक्सोस्फीयर, जिसमें हाइड्रोजन की एक्सेस है यानी कि अधिकता है, नाइट्रोजन की अधिकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य मंडल। 600 से 10,000 किलोमीटर इसका एरिया मेजर किया जाता है यानी कि माना जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, नहीं यानी कि इसके आप पार जाते हो तो क्या शुरू होगा? स्पेस शुरू होगा। ये रहा। मैंने आपको वैसे ही बता दिया था वायुमंडलीय परतों के बारे में। पहला कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। ठीक, यानी कि ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट बताया था आपको, रेंज के अकॉर्डिंग बताया था 0 से 14 किलोमीटर थर्मोस्फियर। देन स्ट्रेटोस्फियर आती है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या था? क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। ठीक है, वो आता है समताप। समताप का रेंज कितना होता है? 14 से 32 किलोमीटर। और इसी में ओजोन लेयर आती है, O3 लेयर। 14 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसका टोटल। उसके बाद क्या है? 50 से 90 मीजोस्फीयर। दूसरी बार करा रहा हूं इसको, मीजोस्फीयर होता है। ठीक है ना, मध्य मंडल। इसके बाद आती है थर्मोस्फीयर जो कि 90 से 600 किलोमीटर होती है। और 600 से 10,000 एक्सोस्फीयर यानी कि बरही मंडल। इसी के बारे में बात हो रही। इसमें N2 H2 इन सब की अधिकता होती है। ठीक है, तो जिसने कर नहीं रखा है वो भी देख लो, यहाँ पर वो भी कर लो। रेंज के साथ में लिखा हुआ है कितने कितने किलोमीटर्स पर क्या क्या नाम है। ये रहा आपका थर्मोस्फीयर, तापमंडल। जस्ट इसके ऊपर की बात की थी तो क्या है? बरही मंडल यानी कि वायुमंडल। ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। 10,000 किलोमीटर पर क्या है? अंतरिक्ष है। ठीक है, स्पेस है। नेक्स्ट देखो, 1938 और 1939 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यानी कि जो कांग्रेस के सेशन थे 1885 से 1947 तक थे, भारत की आजादी, जिससे कि आज भी अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो 1938 में 1939 में कौन था? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, कटक उड़ीसा के स्वतंत्र सेनानी। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, तीनों नारों को इजाद करने वाले सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में हरिहर क्षेत्र से चुने गए थे। ठीक है, किस क्षेत्र से? हरिहर क्षेत्र से। इनके अपोजिट में, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि ये आक्रामक नीति के सरोकार थे। ठीक है, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो मना करते थे कि ये नहीं बनेंगे। इनके अपोजिट में जस्ट इसी चुनाव में, जो कि हरिहर क्षेत्र में 1938 में हुआ था, इसी चुनाव में जस्ट अपोजिट में उन्होंने पट्टा भी सीतारमैया को इनके अपोजिट में उतारा। फिर भी भारी बहुमत से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है ना, तो कोई आपसे पूछे तो ये भी बता देना कि किस टाइम पे किस जगह से बने थे? हरिहर क्षेत्र से, हरिहर क्षेत्र से। ठीक है, इनको चुना गया था हरिहर क्षेत्र से। 1939 में 1939 में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा, रिजाइन कर दिया। उसके बाद इन 1939 इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक, 1943 में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में ये खड़े थे और वहां के चीफ कमांडेंट यानी कि सेनापति बनाए थे आजाद हिंद फौज के। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद
आजाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, 1942 के दौरान 3 नारे थे इनके, 3 स्लोगन्स जिनको बोलते हैं फेमस स्लोगन थे। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, क्या क्या किया इन्होंने। 3 स्लोगन कौन थे? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये 3 फेमस स्लोगन्स यानी कि नारे थे जिन्होंने राष्ट्रीय क्रांति में जान भर दी। ठीक है ना। इन तीनों का कारण अलग अलग था। दिल्ली चलो का नारा 1943 में सिंगापुर में दिया गया था, जब इनको चीफ इन कमांडेंट बनाया गया था आजाद हिंद फौज का। ठीक है। अब बात करें इनकी राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद 1934 में, 1934 एवं 1939 बॉम्बे में, बॉम्बे जो सेशन था उसके अध्यक्ष थे। और जस्ट सुभाष चंद्र बोस के हटने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद बैठे थे, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है ना। भारतीय की बात की जाए तो किनका नाम लोगे? सरोजनी नायडू। ठीक। एनी बेसेंट की बात की तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई। यहाँ पर क्या था 1938 39, तो क्या होगा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स? यानी कि जो उत्पादन के साधन है उन सब का स्वामित्व निजी कंपनियों के पास में होगा। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व यानी कि जो रखने की प्रवृत्ति है, यानी कि स्वामित्व जो हक है वो किसका होता है? पूंजीपतियों का। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करें साम्यवादी की, तो इस पर किसका होता है? सरकार का हक होता है। ठीक है। तीनों के मतलब अलग अलग है। साम्यवादी का मतलब क्या है? उत्पादन के सभी साधनों का इस्तेमाल राज्य के शासन अंतर्गत आएगा। मिश्रित का मतलब क्या है? जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों की दोनों होती हैं। ठीक है ना। यानी कि निजी कंपनियों के पास भी होगा और सरकार के पास भी अधिकार होगा। जैसे कि भारत में कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपनी कंप्लीट डेलीगेशन के साथ में रिजाइन कर दिया फ्रॉम दी असेंबली? ठीक है। तो वो कौन थे? आपके रसिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। दमित्री मेदवेदेव। कौन थे वो? दमित्री मेदवेदेव। इन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो कि एनुअल जिसको बोलते हैं, एनुअल एड्रेस बोलते हैं। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? रूस के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर मिर पुतिन। ठीक है। इनके एनुअल एड्रेस के दौरान इन्होंने किसको अपॉइंट किया है? जो नए, अब पीएम की बात करते हैं। ठीक है। जो चुने गए हैं वो कौन है जिनको व्लादिमीर पुतिन ने चुना है? मिखेल मिशुस्टिन। मिशुस्टिन। ठीक है। मिखेल मिशुस्टिन को 16 जनवरी 2020 को न्यू पीएम बनाया है। ठीक है। न्यू पीएम। और जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम क्या था? दमित्री मेदवेदेव। 15 जनवरी 2020 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अभिभाषण के बाद में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 जनवरी को किसे नया प्रधानमंत्री बनाया? मिशेल मिशुस्टिन को। ठीक है। 16 जनवरी 2020 को नया प्रेसिडेंट बनाया। ठीक। तो रूस की बात हो चुकी है।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय ए लार्ज सी नोन एज। तो वो कौन सा था भाई? टेथिस। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जो कि अब भारत खड़ा हुआ है, ये पहले ये भारत किसका हिस्सा था? अफ्रीका का। ठीक है, गोंडवाना आइलैंड से 200 मिलियन साल पहले ये अलग हो गया किसी भी तरीके से। जो आपकी क्या बोलते हैं, क्रिस्टल प्लेट्स है, जैसे कि पैसिफिक प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स है, इंडियन ओशियन प्लेट्स है, ये क्या है? प्लेट्स है। इन प्लेट्सों के आपस में टकराने के कारण ये अलग हो गया। अलग होने के बाद में ये इस वाले महाद्वीप से जुड़ा, तो जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ और 33 सागर सूख गया। अगर आज 33 सागर की बात करें कि 33 सागर नहीं है, उसकी जगह भारत और हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है। लेकिन इसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, अराल सागर, काला सागर, लाल सागर, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? 33 के ही अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो 33 है, 33 का हटने के बाद में किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक है, और भारतीय कॉन्टिनेंट उससे जुड़ गया है। ठीक है, पहले किसका पार्ट थे? अफ्रीका के गोंडवाना आइलैंड के पार्ट थे हम लोग। नेक्स्ट चलिए अब, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो वो कितनेवें? 14वें। इनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, 13वें। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूं। प्रणब मुखर्जी 13th प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद द्रौपदी मुर्मू जो इस टाइम पे प्रेजेंट है, 15th नंबर की हैं। ठीक है, 15वें नंबर की हैं। तो ये तीनों आप ध्यान रखना। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद किस नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के? 14th नंबर के, 14वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू इस टाइम पर किसकी है? 15वें नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि उड़ीसा से आती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड्स? पहली बात तो कंपाउंड उसका क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, लेकिन उन तत्वों का अनुपात भी, अनुपात जो रेशियो ले रहे हो वो निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। जैसे कि हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि जल एक यौगिक है। ठीक है, जल क्या है? एक यौगिक है। तो जल का एग्जाम्पल यानी कि H2O। H2O का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम और एक किसका? ऑक्सीजन का एटम। यानी कि जो रेशियो इसमें लिया गया है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किसका है? कि दो हाइड्रोजन के एटम होने चाहिए, एक ऑक्सीजन का। देन दे विल कंबाइंड आफ्टर सम केमिकल रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड इन अ फॉर्मिक फॉर्म इज वाटर। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या बोला जाएगा? दोनों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में क्या बोला जाएगा? जल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या लिखा है पहले ही ऑप्शन में? यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, क्या होता है? निश्चित होता है, एक फिक्स होता है। यौगिक में पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है, निश्चित अनुपात में होती है। ये बिल्कुल राइट है यौगिक के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। नेक्स्ट चलो, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसने गाया है? किसने गाया है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, 1930 में फर्स्ट टाइम अलग मुस्लिम देश की वकालत करने वाले मोहम्मद अल्लामा इकबाल। ठीक है, 1904 में इनकी, 1904 के अंदर इनकी इत्तेहाद नाम की पत्रिका आती है और उसमें इस गीत को सारे जहां से अच्छा
गीत जोड़ा गया था, ठीक है। 1905 में इन्हें, क्योंकि ये लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है, लाला हरदयाल इनके ही शिष्य थे। लाला हरदयाल के एक दिन बुलाने पर 1905 में इन्होंने भाषण देने की बजाय इस गीत को गाना पसंद किया था। ये हमारे अर्धसैनिक बल या कोई भी बल हो, ठीक है, उसका नेशनल म्यूजिक है, इसी की धुन चलती है हम लोगों में सारे जहां से अच्छा। लेकिन ये है किसका? मोहम्मद इकबाल का, जिन्होंने 1930 में पाकिस्तान की सबसे पहले मांग की थी, ठीक है। पाकिस्तान टर्म नहीं दिया था, अलग मुस्लिम देश दिया था, वो तो आगे आगे जाकर पाकिस्तान बना। 1904 के बाद में जब इन्होंने ये गीत लिखा, 1910 में ये यूरोप में चले गए और उनकी मानसिक विचारिकता बदल गई। फिर ये मुस्लिम दृष्टिकोण रखने लगे और 1930 तक कंप्लीट मुस्लिम दृष्टिकोण को अपनाने वाले थे। उससे पहले ये सारे जहां से अच्छा मानते थे हिंदुस्तान को, बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि किसने लिखा है, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जो कि पाकिस्तान के प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है which of the following is a lever that can be moved in a several direction to control the movement of an image on a computer screen? तो ऐसा कौन सा जो इमेज को कंट्रोल कर सके कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर? आपको ऐसी डिवाइस बतानी है इन सभी में से, ठीक है। एम आई सॉरी मिडी डिवाइस की बात करूं, एम आई डी की, तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है और क्रिएट करता है साउंड्स को। एक कीबोर्ड टाइप में होता है जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। यहाँ पर कंट्रोल की बात की जा रही है इमेजेस को, मूवमेंट को, इमेज को मॉनिटर पर। तो पहले तो इसको देख लो, क्या होगा? जॉयस्टिक। क्या बोलोगे उसको? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका कंट्रोल करता है इमेजेस को। जैसे कि गेम का हत्ता नहीं होता है, तो उस पर जो फीचर्स है उसको उनका कंट्रोल करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसे हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। प्ले स्टेशन पे खेलने जाते थे ना गेम ओल्ड टाइम में, तो वो ही सेम जॉयस्टिक, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक। लेकिन थोड़ा सा मिडी डिवाइस के बारे में देख लेते हैं, मिडी क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मिडी की बात करें तो क्रिएट साउंड एंड कंट्रोल साउंड। कंट्रोल साउंड ये है क्या है? एक कीबोर्ड है फॉर म्यूजिक, ठीक है। आप कभी भी देखोगे तो म्यूजिक के लिए कीबोर्ड है। यार रहमान को बजाते हुए देखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मिडी डिवाइसेस। इसमें आप नई धुन बना सकते हो, आप किसी भी इक्विपमेंट की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी साउंड को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। काफी यूजफुल रहता है। अब बात करते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट की। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वही आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि एक ऐसी डिवाइसेस है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट रिजल्ट के लिए चीजों का पता करना होता है, आउटपुट रिजल्ट के लिए बनी होती है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो आप? मॉनिटर है, स्क्रीन, ये भी कैसी है? आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इस पे हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। किससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं? थ्रू वेबकैम, यानी कि वेबकैम के थ्रू इससे बात भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर की या पीसी की मॉनिटर हो, ठीक है, स्क्रीन हो। तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या देता है हमको? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, सॉरी लास्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपकी ओएमआर होती है एग्जाम्स में, उनके जो बबल्स हैं उनको ध्यान करने के लिए या राइट आंसर टिक करने के लिए वी हैव टू यूज ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर का, ठीक है। तो मैंने चारों का इस्तेमाल आपको बता दिया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, देन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले आगे। तो क्या आंसर था उसका? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यूज होता है। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण का सत्याग्रह किया था? चंपारण यानी कि 1917। गांधी जी 1915 में आते हैं, उसके बाद में 1917 में पहला सत्याग्रह करते हैं पूर्वी बिहार के चंपारण जिले में। नील की खेती से परेशान किसानों के लिए वो ब्रिटिश सरकार को लगान देने में यानी कि टैक्स पे करने में असफल थे, यानी कि दे नहीं सकते थे, अकाल था भारी। उसके बाद जमींदारों को शोषण से वो लोग परेशान थे। तो वहां के एक व्यक्ति, चंपारण के एक व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को 1917 में अपने यहाँ इनवाइट किया, और फिर गांधी जी ने उन किसानों की मदद के लिए आह्वान किया ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार ने कुछ टाइम बाद गांधी जी की बात मान ली और नील की खेती पे से टैक्स उन लोगों ने उठा दिया, ठीक है। यानी कि नील की खेती से जो टैक्स ले जाना था वो नहीं लिया। तो इसलिए 1917 का जो आंदोलन है वो विशेषकर आंदोलन है। उसके बाद गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया। वहां की जनता अकाल से परेशान थी।
उनको टैक्स में रियायत दिलाने के लिए। इसके ऊपर तो वो जेल भी गए थे। उसके बाद 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव रखी, जिसे 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के बाद में। उसके बाद में मार्च 1930 में उन्होंने दांडी मार्च यात्रा की, यानी कि जो कि साबरमती से दांडी गांव तक यात्रा निकाली थी। इसमें नमक तोड़ कानून यानी कि जो ब्रिटिशों का नमक पर टैक्स था उसका विरोध गांधी जी ने किया था। उसी दौरान उन्होंने 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। 1942 अगस्त 1942 में गांधी जी का लास्ट आंदोलन था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, इंडिया क्विट मूवमेंट था, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस टाइम पर लॉर्ड थे, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1857 के बाद सबसे भयानक आंदोलन बोला था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को 1947 में आजादी मिल जाती है। तो कभी भी कोई आपसे बात करे कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में 1918 का, तो मैं कुछ गांधी जी के सत्याग्रह लिख दे रहा हूं किस लिए था चंपारण सत्याग्रह। अगर कोई आपसे बात करे तो चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, खेती करने वाले किसानों के लिए। ठीक है। तो देखो भाई, कुछ यहाँ गांधी जी के आंदोलन है जिनको आप एक नजर में देख लो। गांधी आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछे तब आप जवाब तो दे सकते हो कम से कम। 1915 में गांधी जी की 1915 में गांधी जी की बॉम्बे बंदरगाह पर वापसी। ठीक है। बॉम्बे लौटना यानी कि भारत आना। 1917 में पहला सत्याग्रह, मैंने उसके बारे में बता दिया, क्या बोलते हैं उसको, चंपारण सत्याग्रह। 1918 की मैं बात करूं तो खेड़ा यानी कि गुजरात का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात। इसके बाद 1920 की बात करूं तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है। 1922 में ये वापस ले लिया। क्यों? चोरा चोरी कांड हो गया था, 23 अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसमें मारे गए थे। गांधी जी को काफी दुख हुआ और उन्होंने 2 साल बाद ही 1922 को अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1930 में इन्होंने दो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका दांडी मार्च शुरू किया। दूसरा क्या था? दांडी यात्रा। ठीक है। दांडी यात्रा नमक के लिए। 1942 में इनका लास्ट था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इतने आंदोलन तो आपको पता ही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है तो कम से कम गांधी जी के आंदोलन को तो ध्यान रखे। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, जिसने नहीं लिखा है वो लिख भी लेना, अगर जिसको नहीं पता है। यही टोटल गांधी जी के मूवमेंट थे, यानी कि आंदोलन थे, सत्याग्रह थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? भाई कर्णम माल्लेश्वरी सन 2000 में सबसे पहले कांस्य पदक जीतने वाली थी। ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी तो है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का सभी को पता है, 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर। और इनकी कैटेगरी कितनी थी? 49 केजी। ठीक है। यानी कि इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद राखी हल्दर भी भारोत्तोलन है। ठीक है। ये भी वेट लिफ्टिंग करते हैं। दीपिका पल्लिकल इज ए स्क्वैश प्लेयर, इज ए इक्वेस स्क्वैश प्लेयर। ठीक है, खिलाड़ी है। ये आपके दिनेश कार्तिक की वाइफ है। ठीक, ध्यान रखना, इससे आपको ध्यान रहेगा। दिनेश कार्तिक जो कि भारतीय क्रिकेटर है, उनकी वाइफ है, दिनेश कार्तिक की वाइफ। ठीक है। स्क्वैश प्लेयर है तो इसके बारे में आप बात नहीं करते तो क्या होगा? दीपिका पल्लिकल इज नॉट ए वेट लिफ्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक
के नाम से जाना जाता है, शिवालिक, यानी कि शिव की जटाएं। क्या मतलब है इसका? शिव की जटाएं। ठीक है। ये कहां से कहा था कि आपका उत्तरी पाकिस्तान से लेकर असम के तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों तक, यानी कि सिंधु नदियां, ब्रह्मपुत्र नदियां, ये सारी आती हैं। उसके बाद इसकी बात करोगे तो 1240 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1240 किलोमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है। इसके बाद में इसकी ऊंचाई के बारे में बात करोगे तो 850 से 1250, 850 से 1250 मीटर ऊंची तक ये रेंज है, यानी कि ज्यादा ऊंची नहीं है। अंबाला, आपका आनंदपुर साहिब, ठीक है, सिरसा और असम के क्षेत्र, उत्तराखंड का एरिया, सारे के सारे शिवालिक में ही आते हैं। और शिवालिक किसका पार्ट कहलाता है हिमालय में? वाय हिमालय का, यानी कि आउटर हिमालय का। ठीक है। शिव की जटा है शिवालिक का मतलब। ठीक। नेक्स्ट चले। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल सूचनाओं में कन्वर्ट करता है? यानी कि कौन सा इक्विपमेंट या डिवाइसेज विच कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल? ठीक है। तो वो कौन सा है आपका? डिजिटाइजर। ऑप्टिकल मार्क रीडर मैंने आपको बता दिया, ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि ओएमआर को रीड करता है। एग्जाम्स में काफी यूजफुल है। ठीक है। बारकोड रीडर क्या होता है? किसी कंपनी के बारे में बताना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बताना, उसकी प्रोडक्ट डेट बताना। जो आपकी बारकोड होती है प्रोडक्ट के बीच से, इस तरीके से लाइन होती है, कई सारी लाइनें, उनको रीड करता है बारकोड रीडर। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या करता है आपका? कंट्रोल करता है किस किस को? साउंड को एंड लाइट को। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई कोई आपसे पूछेगा एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलना कैमरा। क्या है? कैमरा। कैमरा यानी कि व्यक्ति पर जब लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। कैमरा उस रिफ्लेक्शन यानी कि एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में कन्वर्ट कर कर पिक्चर्स के थ्रू हम लोगों को देता है। तो कैमरा कैसी डिवाइस है? एक एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल सूचनाओं में कन्वर्ट करने की डिवाइस है। ठीक है। और क्या लिख सकते हो भाई? एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल सूचनाओं में बदलने वाले को और क्या बोल सकते हो? एडीजी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। ठीक है। उसके बाद में और किसका नाम ले सकते हो? डिजिटाइजर तो है। ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर? डिजिटाइजर। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पहले तो नेपाल का बॉर्डर, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में कितना लंबा बॉर्डर है? भारत एवं नेपाल सीमा, तो आप बताना। 1850 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। इतना बॉर्डर शेयर होता है भारत और एवं पाकिस्तान से। टोटल कितने राज्य नेपाल को? कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। यानी कि बॉर्डर बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं भाई? उन 5 राज्यों की बात कर लेते हैं। पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है आपका सिक्किम, चौथा है आपका उत्तराखंड, पांचवा है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल। ये 5 आपके कनेक्ट होते हैं, यानी कि बॉर्डर शेयर करते हैं विद नेपाल। तो आप इसमें से फाइंड कर लो भाई कौन सा मौजूद नहीं है इन 5 में से। यूपी, बिहार। जैसे कि आपका बिहार की बात करें तो 726 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, सबसे लंबा बॉर्डर, इस पर स्टार लगाना। और इसकी बात करें तो 651 किलोमीटर लंबा। इस पर बात करें सिक्किम में तो 99 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 100 किलोमीटर लॉन्ग है। और यूके की बात करें तो 275 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है विद नेपाल। उत्तराखंड इतना करता है। तो आप देखो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? असम इसमें नहीं है। तो आप असम पर टिक कीजिए और इन्हें भी अपने दिमाग में रख लो कि कितना लंबा बॉर्डर है। मैंने कल भी आपको बॉर्डर्स के बारे में बताया था। सबसे बड़ा बॉर्डर भारत का किसके साथ है? 4096 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। और पाकिस्तान के साथ कितना है? 3000। रेड क्लिप की बात करें तो 3323 किलोमीटर। ठीक है। आपका पाकिस्तान के साथ शेयर, यानी कि रेड क्लिप लाइन की लंबाई है। मैकमोहन लाइन की लंबाई 1816 की सुगोलो संधि के अनुसार हम लोग तय नहीं कर पाएंगे कितना है। या चीन हमारे साथ कॉपरेट नहीं करता। और नेपाल की मैंने आज आपको बता दिया है। और टोटल कितने राज्य भारत के
टच करते हैं यानी कि बॉर्डर बनाते हैं विद नेपाल, उसको भी बतला दिया, तो इसको भी आप कैप्चर कर लेना। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2024 में कितने रुपए का माल और सेवा कर एकत्र किया था, यानी कि जीएसटी हम लोगों ने एकत्र की थी। मैंने जीएसटी के बारे में बताया था, कब स्टार्ट किया था, ये 2017 में स्टार्ट हुई थी, देश में लागू हुई थी, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात है भाई। नवंबर 2024 की बात की जा रही है, तो कितना था, 1.82 लाख करोड़। अभी तक का अगर 2024 की बात करें, 2024 की, तो मैक्सिमम जीएसटी जो हम लोगों को मिली है, यानी कि अधिकतम जीएसटी जो मिली है, वो मिली है हम लोगों को अप्रैल 2024 में, और टोटल कितनी थी, 2.10 लाख करोड़, ठीक है। और जस्ट इससे एक साल पहले जाओगे तो सबसे कम थी 1.68 लाख करोड़, अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो ये आप बता देना। अब नवंबर में कितनी मिली है, 1.82 लाख करोड़, ठीक है। मैक्सिमम कब मिली थी, अप्रैल 2024 को, 2.10 लाख करोड़। इससे एक साल पहले की बात की जाए तो 1.68 लाख करोड़ इन अप्रैल 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले भाई। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एक्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। इन नर्स को लिए, यानी कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती हैं, सेवा कार्य करती है, उनको नर्स बोला जाता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है, सबसे ऊंचा सम्मान है, ठीक है। तो वो किसकी थी, जो नर्स मारिया की बात हो रही है, मारिया जुआन की, तो वो कहाँ की थी, फिलीपाइंस। इनकी ये सेना में थी, ठीक है, सेना में। और कोविड के दौरान इन्होंने 50,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, इसलिए इनको एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कहाँ की नागरिक है, फिलीपाइंस की, ठीक है, फिलीपींस की। नेक्स्ट देखो, किस कोच को 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच चुना गया है, तो क्या नाम है उनका, कार्लो एंसेलोटी। रियल मैड्रिड के साथ, मैड्रिड का मतलब आप स्पेन की जो कैपिटल है, ठीक है। तो किनको चुना गया है, करंट का क्वेश्चन है, तो भाई कार्लो एंसेलोटी, ठीक। नेक्स्ट देखो, कौन से देश संयुक्त रूप से 2030 की फीफा कप की मेजबानी करेंगे, तो इसमें आपके दो महाद्वीप के देश होंगे, ठीक है। दो महाद्वीप का मतलब है यूरोप और अफ्रीका का, यानी कि भूमध्य सागर के आसपास के देश, जिसमें आपका स्पेन और पुर्तगाल यूरोप से, और मोरक्को आपका अफ्रीकी महाद्वीप से 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। 2026 में कौन करेगा, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो इसको भी देख लो भाई, 2026 में यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। 2030 की बात हो रही है यहाँ पर, तो 2030 को भी उसमें बता दो, 2030 में कौन कौन करेगा, आपका स्पेन, पोर्तुगाल एंड मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये बता दिया। 2024 में सभी को पता है, सॉरी 2022 में कहा हुआ था, कतर में हुआ था, ठीक। 2022 के बाद में 2018 कहा हुआ था, रशिया में हुआ था। तो मैंने आपको चारों लिख दिए भाई, दो आने वाले फ्यूचर के लिख दिए, दो जो हो चुके हैं, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को इसमें और बढ़ा लो थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम राजू गुकेश, जो चेन्नई के हैं, सबसे यंगेस्ट मास्टर है, ठीक है, चेस चैंपियन है, शतरंज चैंपियन है, 18 वर्ष के चैंपियन है ये, ठीक। तो चीन के डिंग लिरेन बन गए 18वीं शतरंज चैंपियनशिप। कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपका क्या आंसर है, सिंगापुर में। कहां पर आयोजित की गई थी, सिंगापुर में, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे कहां के निवासी हैं, तो चेन्नई के, ठीक है। कितना एज है इनका, 18 वर्ष। दिसंबर 2024 में यस बैंक के कार्यकारी निदेशक, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है, तो उनकी जगह किसने ली है, मनीष जैन ने, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको स्पेशली कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, जिससे ही कम से कम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर सके सभी स्टूडेंट्स के सामने। सो थैंक यू।